हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में अंग्रेजों की भारत विजय पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों के किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राज्यों की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक ओर जहां मुगल शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वनिर्माण अवसर का अंग्रेज भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। भारत में यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इन संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेज ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्ध से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली और डच कंपनियां जहां व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई, और वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं, जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार थे। अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना संभावित था। इन प्रतिस्पर्धाओं को चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों की सफलता प्राप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था। यह युद्ध को सेंट टोम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियां फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण एक अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डेन की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद डुप्ले ने मद्रास को घेरा नहीं छोड़ा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्सा-ला सैपेल की संधि 1748 में हुआ। इस संधि के शर्तें के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईसबर्ग फ्रांसीसियों की वापस मिल गया। इस तरह युद्ध का प्रथम दौर दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन कारण राजनीतिक प्रभाव भारत में नहीं पड़ा। ना तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियां को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों को बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर
जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क ने 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिरगंज का। 1739 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मुहम्मद अली ने त्रिचानापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद के नासिरगंज भी मारा गया और मुबारकगंज नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्ण नदी के कन्याकुमारी तक क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फरगंज की मृत्यु के बाद सालबातगंज द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफा नगर और चिरकला राजमुंदरी एल्लोर प्रदान किया गया। धातत्व है कि इसके पूर्व चंद्रा साहब भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद की बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावित हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत में आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचानापल्ली पर दबाव कम करने के लिए आकर्ट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और त्रिचानापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया और वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत में भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों को समर्थन मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने की वादा किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा से शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध की विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत में संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसके एक राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी। इसी समय क्लाइव और वास्टन ने चंद्रनगर को अपना अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध 1760 में 22 जनवरी को हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों को हार हुई। अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं जीजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में
पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि में शर्तें के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियां की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज विस्तार के विचार को छेड़ दिया, अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। यह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई, मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण अंग्रेज अपनी युद्धों में भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी को अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा, यथा डुप्ले की वापसी और बुरडेने की राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे कारक पतन का कारण बने। बंगाल में चंद्रनगर में फ्रांसीसी अधिकारी ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेजी अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सभी पक्षों से भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1757 से 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम अपनी प्रभुसत्ता में कायम रखने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की प्रभुता स्थापित हुई। 1756 में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। फरमान द्वारा बंगाल के मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर नहीं करने की भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों और दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर ना कर चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब को राजस्व हानि हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना 20 जून 1756 का उल्लेख मिलता है, जिसे हाउलवेल ने प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें महज 23 ही जिंदा बच सके हैं। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और उसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया।
क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजी की स्थिति मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी करने, सिक्के ढालने के अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला के सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं डूल-मूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेज ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाना निश्चित किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वतः सिद्ध के लिए प्रयोग किया जा सके। धातत्व हो, अंग्रेजों के इस षड्यंत्र के दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, यथा पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर और राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान एवं अमी चंद। अंग्रेजों द्वारा दरबारियों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भूमिका अहम थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत के नियत को तय कर दिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 की बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध में एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेज से मिल चुके थे। अंततः युद्ध में पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गए। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदन और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मरीन ने मुहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। प्लासी के युद्ध का परिमाण और महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनाकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां के निर्माण की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों को सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेजी इस खजाने संसाधनों के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम का नवाब बनना। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगे के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कई कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना गवर्नर बेसीटंट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में अंग्रेजों को कोई महत्वपूर्ण लाभ हुई। मीर कासिम और कंपनी। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्दवान और मिदानापुर एवं चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी।
अंग्रेजों के हस्तक्षेप और दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को हस्तांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मंडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप बंदूक का कारखाना स्थापित किया और वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक का दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों पर 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों को विशेषाधिकार समाप्त हो गया। राजस्व की वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा आंतरिक और खिजरी जमा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की शरण मांगी। स्मरणीय हो, अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजा-उद-दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1717 में उसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की पराजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम थे, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व को स्थापित हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी ओर बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा गया था। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चों पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षित जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक रहा। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात
नजम उद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों का देखरेख के लिए नवाब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी के नायब दीवान नायब निजाम के रूप में मोहम्मद राजा खां के नेतृत्व में किया गया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को दय शासन के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इन व्यवस्था को दय शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्यायाधिकार कंपनी के पास था। साथ आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय, समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल के मोहम्मद राजा खां, बिहार के सीताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई। इसी तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रभाव क्या पड़ा? प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से 72 तक बंगाल के लिए अधिक कठिनाइयों का दौर रहा, जिसमें प्रशासनिक एवं आर्थिक संरचना ही तोड़कर रख दिया। चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, अतः भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिश द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण कृषि और कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ने की जान माल की बड़े स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कार्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता के माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव 1757 से 60 तक, फिर इसका काल 1765 से 67 तक रहा था। बेसी टट का कार्यकाल 1760 से 1765 तक रहा और बेले स्टर का कार्यकाल 1767 से 1769 तक। कार्टियर का कार्यकाल 1769 से 1772 तक। बंगाल में प्रभु संपन्न शासक के रूप में कंपनी 1772 में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब एक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वय शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग ने द्वय शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज के रूप में शासन करना आरंभ किया। यह छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब का उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी के दो शासक को भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। मैसूर प्रारंभिक स्थिति में विजयनगर के पतन के बाद मैसूर बड़यार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंजराज के हाथों में आ जाती है। हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और वहां फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। 1761 में हैदर का वास्तविक शासक बना और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित करता है। उल्लेखनीय है कि हैदर पेशवा माधव राय से परास्त तो होता है और मराठों को चौथ भी देना को विवश होता है, किंतु माधव राव की मृत्यु के बाद पुनः अपने क्षेत्रों को वापस जीत लेता है। थोड़े ही समय में मैसूर का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना पड़ोसी राज्यों को ईर्ष्या का सबब बनता है। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना का महत्व की पहचान कर ली, जिसमें व्यापारिक रूप देने का कार्य
टीपू सुल्तान ने किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदराबाद अली खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। परंतु कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली की ओर आ गया। अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली का पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों के बीच एक संधि मद्रास की संधि 1769 के बाद समाप्त हुआ। संधि के अनुसार एक दूसरे को जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों को एक दूसरे का साथ देने की बात स्वीकार की गई। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक होता है। एक बार पुनः अंग्रेजों और हैदर के बीच संबंध कटु हुई। तब 1770 से 71 में मराठों ने उस पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों ना सहायता दी और 1769 में मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में आरकट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का शुरुआत की। इस युद्ध में निजाम और मराठों ने उसका साथ दिया। उसने अंग्रेज कर्नल बेली की बुरी तरह से परास्त कर आरकट पर अधिकार कर लिया। 1780 से 81 के बीच में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, क्योंकि वहां अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकाओं का साथ दे रहे थे। भारत में मैसूर, निजाम एवं मराठा का त्रिगुट इसके विरुद्ध लड़ रहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकदमे के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफलता कूटनीति से महदाजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेजों के विरुद्ध गुट से अलग करने की असफलता प्राप्त की। लेकिन गुट के बिखरे जाने से हैदर अली के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजी जनरल का आयरकूट के नेतृत्व के बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ, लेकिन अंग्रेजों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों से इस युद्ध में मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति और घायल होने के कारण 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि 1784 में कर ली। टीपू सुल्तान 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। टीपू अपनी राजनीतिक और दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू को एक साथ कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ आदि का ज्ञान था। उसने अपने जीवन प्रयोग में अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल और नई इकाई, नवीन संवत कैलेंडर का प्रचलन भी किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। 1796 में अंग्रेजी नौसेना से मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मोलीदाबाद और वजीदाबाद, मंगलौर आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का भी निर्माण करवाया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसमें सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, बादशाह की उपाधि धारण कर तथा अपने नाम से सिक्के भी जारी किए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था।
उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपनों को नागरिक टीपू पुकारा। जब 1791 में मराठा घुड़सवारों से सिंगेरी का शारदा मंदिर को लूटा तो सिंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर को मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति से सैन्य शक्ति को नींव मानता था। टीपू ने यूरोपियों की सामना व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही और इसी उद्देश्य से उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी प्रोत्साहन दिया। उसने देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक गुमस्तों को नियुक्त किया, कई उद्योगों को राजकीय सहायता दी। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगु यानी बर्मा में अपने व्यापारिक दूत तथा अरब, तुस्कुतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। उसने बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस एवं अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की भी कोशिश की। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म मामले में रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति उसने सहिंसा की नीति का अनुसरण किया है। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उसने कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार और पॉलिसगारों को पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता है। उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में भी प्रयोग किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92 तक चला था। टीपू मंगलौर की संधि से संतुष्ट नहीं था, फलस्वरूप उसने कुस्तुतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उसने भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने इसी आधार पर तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजी के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। टीपू ने 1789 ईस्वी में श्रवणकोर पर आक्रमण किया और परिणामतः कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए बेलूर और बंगलौर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तें के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये भी अंग्रेजों को देने थे। हर्जाना न देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बरमहल और डिंडोगुल तथा मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्ण नदी के बीच का भाग मिला। इस संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 में होता है। एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों को संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वड़यार वंश के अल्पवायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। आंग्ल मराठा संघर्ष 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 45 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेजी अंतिम रूप से विजयी हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद माधवराव 1761 से 72 के मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। 1772 में माधव राय की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया तब रघुनाथ राव राघोवा ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी और उसे सूरत की संधि 1775 में की। यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी। सूरत की संधि 1765 के तहत पेशवा पद के बदलने नजराना तथा सालसेट, वासीन और थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ और सूरत और भड़ौच का राजस्व भी अंग्रेजों को दे दिया जाना तय हुआ। इसके बदले अंग्रेज राघोवा को पेशवा बनने पर सहमत हो गए। सूरत की संधि बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी, जिसका कलकत्ता अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक होता है। सूरत की संधि के तहत कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में जब एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची तो मराठों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। हालांकि पूना में मराठों का अधिकार बना रहा। युद्ध पश्चात पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि 1776 के तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोवा का समर्थन नहीं करेगी, किंतु सालकोट और थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर का संधि विरोध किया। परिणामतः बम्बई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। 1799 में पश्चिमी घाट में स्थित ताल गांव की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजय झेलनी पड़ी। परिणाम स्वरूप बम्बई सरकार को पूना दरबार में वड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वड़गांव की संधि यह 1799 के तहत और 1773 के बाद बम्बई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। वारेन हेस्टिंग के लिए यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी, फलतः उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच सालवाई की संधि हुई। सालवाई की संधि 1782 में महादाजी सिंधिया के मध्यस्थता से संपन्न हुई। सालसट और एलफेटा अंग्रेजों के पास रहने दिया गया और कंपनी के पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया गया। इसी समय फडणवीस, इसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है, एवं महादाजी सिंधिया के मध्य प्रभावशीलता का द्वंद्व आरंभ हो गया। 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक स्वेच्छाचारी शासक बन गया। इसने सिंधिया और होलकर को परस्पर लड़वाकर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की सोची। उधर सिंधिया और होलकर भी इसी प्रयास में थी कि पेशवा उनके प्रभाव में आ जाए। इसी संदर्भ में पेशवा 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी और होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया को सम्मिलित सेना को हदपसर नामक स्थान पर पराजित किया। तत्पश्चात पेशवा ने भागकर वसीन में शरण ली, जहां उसने अंग्रेजों से वसीन की संधि की। वसीन की संधि 1802 के तहत पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों को सौंप दी। इस संधि के तहत
पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी की दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। मराठों को विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बनी, क्योंकि इस संधि के प्रावधान मराठा सरदारों को अपमानजनक लगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। वसीन की संधि को कालांतर में मराठों द्वारा चुनौती दी गई। दौलत राव सिंधिया और राघोजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेजों ने आर्थर ब्लेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए। 23 सितंबर 1803 में आर्थर ब्लेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुछ महीनों में ही अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण भारत में मराठों के कई क्षेत्रों को जीत लिया। परिणामतः भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से दो संधियां, देवगांव की संधि एवं सुरजी अर्जेन गांव की संधि 1803 में करनी पड़ी। बाद में होलकरों ने राजपुर घाट 1805 में संधि की। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच महत्वपूर्ण संधि, संधियां, वर्ष और संधि पक्ष। सूरत की संधि 1775 में हुआ, रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता में पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। वसीन की संधि 1802 में हुआ, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी आर्जेन गांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई। पूना का संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ और मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 तक हुआ। आंग्ल मराठा टकराव की तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक बड़ा कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियां भी थी। हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अधिनियम अभियान शुरुआत की, जिसमें मराठों का प्रभुत्व को चुनौती मिली। पिंडारी मराठा सेना का अवैनातिक सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते थे। ये लूट मार करने वाले दलों के रूप में होते थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय हुई थी। ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले में उन्हें लूट से प्राप्त रकम का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग के प्रत्यक्ष कार्रवाई के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट और अन्य कैंपों पर हमले किए। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः दोनों से बीच पूना की संधि हुई। पूना के संधि और पेशवा का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पेशवा के एक संधि की गई, जिसके अनुसार पेशवा का समस्त राज बम्बई प्रेसिडेंसी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। पेशवा के अतिरिक्त सिंधिया, भोसले आदि ने भी सिंधिया के माध्यम से अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। संधि के बाद पेशवा पद 1818 में समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। पेशवा के सहायक तिर्यक राव को आजीवन कारावास देकर बनारस के पास चुनार के दुर्ग में कैद कर दिया गया। नाम मात्र के छोटे से राज सतारा में छत्रपति शिवाजी के वंशज को राजा बनाया गया। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने पेशवा का अंत कर दिया। आंग्ल शीर्ष संघर्ष 1839 ईस्वी में
रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अगले 10 वर्षों में ही उसका राज समाप्त हो गया। सिख क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ उन्हें आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। पंजाब के संदर्भ में अरसवन का कहना है कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। जब हम बड़े बड़े ऊँट को निगल चुके हैं तो इस मच्छर की क्या बात है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हैंडिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख होगप था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी और दिसंबर 1845 में फिरोजाबाद, जनवरी 1846 में बंधोवाल और आलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु सबराओं की लड़ाई फरवरी 1846 में निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध के पश्चात मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण की तरफ से सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। इस संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार कर लिया। लाहौर के क्षेत्रफल में कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवल की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेजी रेजिडेंट में अध्यक्षता में प्रशासन के कार्य हेतु नियुक्त की गई तथा राजा ने किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। रंजीत सिंह 1780 से 1839 तक। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख माह सिंह के यहाँ हुआ था। माह सिंह की मृत्यु के बाद 1892 में रंजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में कुछ स्रोतों में 1805 दिया गया है, उसमें भंगी मिसल में अमृतसर छीन लिया। रंजीत सिंह ने कुछ ही वर्षों में मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, जिसमें घुड़सवार के प्रतिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति ऑलॉर्ड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बतूरा और तोपखाने के परीक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोट एवं अमेरिकी कर्नल गार्डन को नियुक्त किया। रंजीत सिंह के दौरान सैन्य संगठन भारतीय पृष्ठभूमि और ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। कहा जाता है कि रंजीत सिंह फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रंजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि में चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। अपने भाई द्वारा अपदस्थ अब्दाली के पौत्र शाह शुजा की सहायता के कारण महाराजा रंजीत सिंह को वहां प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने रंजीत सिंह को तुलना नेपोलियन से की थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक। मुल्तान के गवर्नर मूल राज्य को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 में, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया।
गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज के अंतर्गत विलय कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजी ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। अन्य युद्ध तथा संधियाँ। आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस प्रदेश का सामरिक महत्व अत्यधिक था। 1816 में गोरखाओं ने बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं के किले तथा तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। नेपाल के सिक्किम राज्य में अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए। नेपाल के राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट तैनात की गई। आंग्ल बर्मा युद्ध। पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र बर्मा के 3 युद्ध संधियां के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर और असम के उसके प्रवेश को लेकर युद्ध 1824 में किया। अंततः 1826 में यान दाबू की संधि की गई। 1852 में डलहौजी ने इमारती लड़कियों और बर्मा के जंगलों पर आधिपत्य इच्छा के युद्ध किया और लोअर बर्मा यानी पेगू के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1885 में डफरिन के समय आंग्ल बर्मा तीसरा युद्ध लड़ा गया। तत्पश्चात बर्मा भारत में विलय कर लिया गया। आंग्ल अफगान युद्ध। यह 1839 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला युद्ध लड़ा गया। शाह शुजा को दोस्त मुहम्मद की जगह वहां का शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि रंजीत सिंह भी शामिल हुई। जॉन किंग के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। 1840 में दोस्त मुहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा का शासक घोषित कर दिया गया। 1842 से 1878 ईस्वी तक अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। 1878 से 80 में लिटन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया गया। कुछ विजय के उपरांत वहां ब्रिटिश रेसिडेंटों को नियुक्त की गई, किंतु अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। सिंध अभियान। सिंध अभियान 1843 में हुआ था। एलन बरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? तो राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ, राय तालिब यानी उपयुक्त सभी शामिल थे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तक अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना यह तत्कालीन कारण था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हुआ था एक्साला सैपेल की संधि के अंत से। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह हुआ था पेरिस संधि के अंत से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह हुआ था ब्रिटिश की हार से। प्रथम मैसूर युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो यह किया गया था मराठा के द्वारा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी बंगाल में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था यह कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वहाँ का नवाब मीर जाफर था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो यह किया गया था 1843 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो यह हुआ था अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के समय। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो यह थे दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी विजयी हुआ? तो यह विजयी हुआ था हैदर अली।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था वह कौन थे? तो सर आयर कूट थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो यह किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? तो यह सुलेमित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध में, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, लॉर्ड कॉर्नवालिस या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था।